हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 5। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। तो ये वाला टॉपिक आज हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं। इस वाले टॉपिक को पूरा जो है हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर की बाकी थ्योरी क्लासेस भी हो चुकी हैं। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने 2-3 क्लासों में किया है। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और लिंक पड़ा हुआ है, साथ ही वीडियो भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो क्लास को देखिए, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। तो हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस पर कार्य करते हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में आज जानने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है, ये लागू कब हुआ। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बोला जाता है। जो आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसको हिंदी में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बोला जाता है। तो इसका हिंदी नाम होता है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और इसको इंग्लिश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बोला जाता है। ये क्यों बनाया गया है, तो ये भोज्य पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखने के लिए क्या करता है, मानक बनाने का कार्य करता है। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, खाद्य उद्योग में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, खाद्य उद्योग जगत जो है उसमें जिसमें फूड बनाए जाते हैं, उसमें जो भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या बनाया है, ये एक्ट एक बनाया है जिसको फैसाई के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फैसाई है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि फैसाई क्या है, तो फैसाई कुछ और नहीं है, आपका ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ही है। इसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट एंड इंडिया बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, फैसाई ही है। फैसाई क्या करता है कि जो खाद्य पदार्थ के मानक बनाए गए उन मानकों पर कार्य करता है और फूड को गुणवत्तापूर्ण बनाता है, साथ ही उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य भी करता है। तो जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो वो 2006 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 2006 में पारित हुआ था। तो पूछा जाता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब पारित हुआ, किस सन में आया है, तो वो 2006 में पारित हुआ है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फैसाई। क्या होता है, फैसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, फूड सेफ्टी। अगर फैसाई लिखा होगा तो उसकी फुल फॉर्म यही लिखने को आती है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। अगर ऐसे लिखा होगा तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लिखा होता है। और ये कब लागू हुआ, तो 2006 में लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन से संबंधित कानूनों को पारित करना है। तो ये अधिनियम क्यों बनाया गया है, तो इस अधिनियम को एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया कि भोजन से संबंधित जितने भी मानक और कानून बनाए गए हैं उन्हीं मानकों और कानूनों का पालन करके खाद्य उद्योग जगत में जो भी भोज्य पदार्थ निर्माता है उनका ध्यान रखकर, उन्हीं पर आधारित जो नियम है, कानून है, जो मानक बनाए हैं उनको ध्यान में रखकर उसी प्रकार से क्या करें, भोज्य पदार्थों का प्रोडक्शन करें और उनको बनाएं। इसकी स्थापना क्यों की गई है ये भी जानते हैं कि जो आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, उसकी स्थापना क्यों की गई है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने, मानव भोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई। तो जो भारतीय खाद्य उद्योग है उसमें जो मानक है उनको निर्धारित करने, साथ ही मानव उपभोग के लिए वो भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो, इसको ध्यान में रख करके जो भारत सरकार ने क्या बनाया है, आपका फैसाई एक्ट बनाया है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को बनाया है। और ये क्या करता है, जो ये अधिनियम है वो क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ है उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। तो इस अधिनियम की स्थापना क्यों की गई है, ताकि जो भोज्य पदार्थ है उनका निर्माण किया जा सके। किन मानकों पर, तो जो मानक इस एक्ट के तहत निर्धारित किए गए उन मानकों का ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर क्या किया जाए, भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाए, फिर उनका क्या किया जाए, उनका भंडारण किया जाए। उसके बाद पहले निर्माण किया जाएगा, पहला स्टेप क्या होगा, निर्माण होगा, उसके बाद उनको स्टोर करके रखा जाएगा, भंडारण होगा उनका, उसके बाद वितरण होगा। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा। वितरण मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर सप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ पर उसकी मांग है उस प्रोडक्ट की, वहाँ वहाँ पर उसकी सप्लाई होगी, भेजा जाएगा। फिर वहीं से क्या होगी, उस भोज्य पदार्थ की बिक्री होगी, और अगर बिक्री होगी, आयात को विनियमित करने के लिए भी की गई है। तो ये स्टेप है किसके, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है वो कितने स्टेप पर कार्य करता है, तो पहले निर्माण होगा, उसके बाद भंडारण होगा, फिर वितरण होगा, फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट की बिक्री होगी। तो 4 स्टेप पर कार्य करता है। तो ये 4 चरण इसमें है जिस पर ये जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है वो कार्य करता है। तो जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसकी स्थापना कब की गई, 2006 में करी गई है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो भी खाद्य सुरक्षा संबंधी मानक बनाए गए हैं उनको अधिनियमित करना और जो भी कानून बनाए गए उनको उस प्रकार से लागू करना कि जो भी खाद्य जगत में व्यक्ति कार्य करता है, जो खाद्य जगत में फूड का निर्माण कर रहे हैं, वो उन मानकों को ध्यान में रखते हुए भोज्य पदार्थों का निर्माण करें, साथ ही उनकी बिक्री करें।
जिससे उनकी पौष्टिकता भी नष्ट ना हो और जो उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य को हानि भी ना हो। जो भारतीय मानक ब्यूरो, इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो भी आता है। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, BIS होता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में BIS बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होगा, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक बोला जाता है। खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है, जो खाद्य उद्योग है उनके मानकीकरण से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित है। जो आपका BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो है, वो किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित। जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनका मानक निर्धारित करने का कार्य भी क्या करता है, जो BIS है ये भी कार्य करता है। साथ ही ये कैसी प्रमाणीकरण संस्था है, तो ये स्वैच्छिक प्रमाणीकरण संस्था है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो BIS है वो कैसी संस्था है, तो ये स्वैच्छिक प्रमाणीकरण संस्था है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और फुल फॉर्म पूछा जाता है, BIS पूछ लिया जाता है, कौन सी संस्था है, तो ये स्वैच्छिक मानकीकरण संस्था है। ये प्रमाणीकरण करता है। साथ ही जो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसे ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो BIS को अब किसके नाम से जाना जाता है, BIS को अब ISI के नाम से जाना जाता है। और ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। तो जो BIS होता है वो अब ISI के नाम से जाना जाता है और ISI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने कितने 3 फुल फॉर्म जाने और ये भी जाना कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है वो कब पारित हुआ, साथ ही ये कार्य क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है ये कब पारित हुआ, तो 2006 में पारित हुआ है। साथ ही ये क्या करता है, तो भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित करने का कार्य करता है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक को क्या बोला जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बोला जाता है। 2006 में पारित हुआ है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है अब किसके नाम से जाना जाता है, BIS किसके नाम से जाना जाता है, तो ISI के नाम से जाना जाता है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। साथ ही ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। जो BIS एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण संस्था है। जो आपका FSSAI है मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो एक्ट का अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है, ये अधिनियम का उद्देश्य भोजन संबंधित कानूनों को समेकित करना है। मतलब जितने भी भोजन संबंधित कानून बनाए गए हैं उनको एक जगह एकत्रित करके उनको मानकीकरण के साथ लागू करना है, ताकि जो भी खाद्य जगत के उपभोक्ता हैं वो इन मानकों को ध्यान में रखकर भोज्य पदार्थों का निर्माण कर सके, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से उचित हो और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए और जो भी भोज्य पदार्थ बनाए वो पौष्टिकता से भरपूर हो। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जानी है। साथ ही जो आपका जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है वो कितने स्तरों पर कार्य करता है, तो वो 4 स्तरों पर कार्य करता है। पहले भोज्य पदार्थ का निर्माण होगा, फिर उसका भंडारण किया जाएगा, फिर क्या होगा, उस भोज्य पदार्थ का वितरण किया जाएगा, फिर बिक्री होगी। तो 4 स्तरों पर कार्य करता है। पहले निर्माण किया जाए किसी भी भोज्य पदार्थ का, पहले क्या किया जाता है, अगर मार्केट में उतारना है तो पहले उसका निर्माण किया जाएगा, फिर उसको निर्माण करके एक स्थान पर क्या स्टोर किया जाता है, फिर उसका वितरण जहाँ जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। उसके बाद उस स्थान से जितनी उपभोक्ताओं की मांग होती है उसी अनुसार उसकी बिक्री कर दी जाती है। तो ये 4 स्टेप पर कार्य करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि अनिवार्य कार्य क्या है। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसके कुछ अनिवार्य कार्य निर्धारित किए हैं। मतलब इस एक्ट के तहत कुछ कार्य बनाए गए, कुछ जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए, कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी खाद्य उद्योग फूड बनाता है या उस पर कार्य करता है तो उसे इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो ये कुछ अनिवार्य कार्य हैं जो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। तो अगर किसी खाद्य उद्योग को भोज्य पदार्थों का उत्पादन करना है तो उसे मानकीकरण के इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो ये अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो आपका खाद्य सुरक्षा मानक है वो कौन कौन से दिशा निर्देश देता है, तो पहला है भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना। मतलब भोजन के संबंध में जो भी लेख लिखे गए हैं, जो भोजन के जो पैकेजिंग के ऊपर जो भी भोजन संबंधित जानकारी होती है वो पूर्णतः होनी चाहिए और उससे के स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि वो किस प्रकार से बनी है, साथ ही वो किस किस चीज़ों से बनी है और वो कितनी पौष्टिक है। इन सब का दिशा निर्देश किसके ऊपर होना चाहिए, तो जो भोजन है उसके ऊपर ये सारे दिशा निर्देश लिखे होने चाहिए।
दूसरा है प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना की प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को रखना। मतलब ऐसी प्रयोगशाला जिसमें भोज्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, साथ ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो खाद्य सुरक्षा मानक है उनके अंतर्गत ही भोज्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऐसी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना, साथ ही प्रयोगशालाओं को अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को रखना। मतलब उन प्रयोगशालाओं को समय समय पर जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक निर्धारित किए गए उनके बारे में दिशा निर्देश प्रदान करना और नए नए दिशा निर्देशों की उनको जानकारी देना। अगला है कि खाद्य पदार्थों की खपत घटना और जोखिम के प्रसार, भोजन में प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के अवशेष, खाद्य पदार्थों के उत्पादों में जो दूषित पदार्थ है, उभरते जोखिमों की पहचान करना व डेटा एकत्र करना। मतलब जो खाद्य पदार्थों की खपत है और उस खपत से जो जोखिम हो रहे हैं, साथ ही घटनाएं हो रही हैं, जो भोज्य पदार्थों के सेवन से ऐसे भोज्य पदार्थ जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की दृष्टि अच्छे नहीं है, उचित नहीं, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भोजन में जो प्रदूषण है किस प्रकार का है और वो कौन सा है जिससे उपभोक्ताओं को हानि हो रही, इन सारे जोखिमों को पहचान करना और उनसे संबंधित जो भी डेटा है उसको एकत्रित करना ताकि उसको फिर से सही किया जा सके और उसमें जहाँ पर जो भी गलतियां हो रही, जिस कारण जो उपभोक्ता है उनको उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, उनको सुधारा जा सके और उन जोखिमों की पहचान की जा सके। उन्हीं के आधार पर क्या करना, डेटा को एकत्र करने का कार्य भी कौन करता है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम करता है। अगला है कि खाद्य सुरक्षा व चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। मतलब ऐसे खाद्य सुरक्षा के संबंधित मुद्दे जिनके बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं है, उन उत्पादों के बारे में क्या करना, लोगों को विश्वसनीय व स्पष्ट जानकारी प्रदान करना कि उनसे संबंधित जो भी उनकी धारणाएं हैं उनको विश्वसनीयता से बताना और उनके बारे में स्पष्ट व सही जानकारी प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, तो आपका जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है वो करता है। अगला है उन लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जो खाद्य व्यवसाय में शामिल है या शामिल होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो किसी खाद्य उद्योग में संस्थान में शामिल है, कार्यरत है पहले से या कार्य करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है वो उस संस्थान में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना, एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना करना या ऐसी प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर की स्थापना करना जिसमें उनको उनसे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, साथ ही जो खाद्य सुरक्षा मानक उनसे संबंधित दिशा निर्देश प्रदान किए जाएं और किस प्रकार से कार्य करना है, कितने मानकीकरण को ध्यान में रखकर कार्य करना है, किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का उत्पादन करना है, उनका भंडारण करना है, उनकी जो बिक्री है वो करनी है, वितरण करना है। तो इन सभी स्तरों का ज्ञान भी कौन देता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक देता है कि ऐसे लोग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, जिनको जो व्यवसाय में कार्यरत है, साथ ही उसमें कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको उस लायक बनाना कि वो खाद्य उद्योग में क्या कर सके, कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। और लास्ट है आपका खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। जो भी खाद्य सुरक्षा संबंधित जो सरकार के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं, जो भी एक्ट बनाए गए हैं और जो भी एगमार्क या ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं जिनसे उपभोक्ता को जागरूकता होनी चाहिए, उन सब के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देना, सामान्य जागरूकता बनाना कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार का प्रमाणीकरण देता है और कौन सा चिन्ह क्या दर्शाता है, इन सब के बारे में जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है वो उपभोक्ताओं को, लोगों को जागरूकता प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो ये कुछ अनिवार्य कार्य है जो इस मानक के तहत निर्धारित किए गए। अगर कोई खाद्य संस्थान जो फूड का प्रोडक्शन करता है तो उसे इन सब दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसी के आधार पर क्या करना करता है, कार्य करना पड़ता है कि अगर आप कोई भी भोज्य पदार्थ बना रहे हैं तो जनता को उसके बारे में क्या करें, जागरूकता भी उत्पन्न करें, साथ ही उसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो भी प्रदान करें कि वो भोज्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा और वो किस प्रकार से उसको ले सकते हैं। तो उनके लिए जो स्पष्ट दिशा निर्देश है वो उसकी पैकेजिंग पर होने चाहिए, साथ ही उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सब कार्य इस मानक के तहत किए जाएंगे। तो ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो टॉपिक था हम लोगों ने कर लिया है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता। इसके पहले के भी टॉपिक हम लोगों ने बहुत से किए हैं, जैसे कोडेक्स हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आपको क्लास मिल जाएगी। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।